हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन डिस्कस करे थे टाइप ऑफ पार्टनर। तो मैंने जो आपको दो पार्टनर की कैटेगरी बताई थी, एक्टिव और इनएक्टिव पार्टनर, तो उसके बेसिस पे कुछ और पार्टनर भी अपन आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। उसमें से एक पार्टनर आता है जिसको अपन बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। नाम से ही पता चल रहा है कि जो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली का मेन जो मोटो होगा, इन व्यू टू अर्न प्रॉफिट, वो प्रॉफिट ही अर्न करेगा और उसको शेयर करेगा। बाकी उसको दूसरे जो दो चीज़ें बताई ना आपको, लाइबिलिटी, उससे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो देर फर्म एंड हैज़ नो लाइबिलिटी, उसका लाइबिलिटी रिक्वायरमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपसे लोग कितना मांगते हैं, आपके फर्म पे कितना बैंक से कर्जा लिया, उसको तो खाली अपना प्रॉफिट अर्न करना है। एंड लॉस लॉस में भी उसका कोई रोल नहीं है। इज लाइबिलिटी फॉर द फर्म्स डेब्ट इज आवर अनलिमिटेड। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है बेटा, जितना भी तरह के आप पार्टनर पढ़ोगे, कोई भी पार्टनर होगा वो अलग ही प्रॉफिट के लिए भी है, फिर भी उसका जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। लाइबिलिटी मतलब बोले तो वही आपको बताया कि बिजनेस पे कोई लोन है या कोई तरह का जिम्मेवारी है तो उसके प्रति उसका जो है वो कंट्रीब्यूशन रहता है। फिर नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट आप नाम से ही पता चल रहा है। सीक्रेट सीक्रेट का मतलब क्या होता है कि सीक्रेट वर्ड बोले तो सीक्रेसी से इससे ओरिजिनेट हुआ, सीक्रेट से सीक्रेसी। तो वो चाहता नहीं है कि किसी को अदर फर्म को पता चले कि वो इसका पार्टनर है। तो इस तरह का जो पार्टनर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर। ए पार्टनर हु डज नॉट वांट, कोई भी पार्टनर ये चाहता नहीं है इफेक्ट दैट इज बीइंग ए पार्टनर, वो एक पार्टनर है, टू बी नोन टू आउटसाइडर, दूसरा कोई अदर पर्सन ये जान नहीं सके कि वो इस फर्म का पार्टनर है। ऐसा वो क्यों करता है? वो नहीं चाहता कि भाई मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, पार्टनरशिप में लोग क्यों जाते हैं, जो आपके कंपनीज के लोग शेयर परचेज करते हैं, क्यों करते हैं? अपना फंड बढ़ाने के लिए, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। तो चाहता नहीं है, इसलिए इसका नाम हो गया सीक्रेट पार्टनर। हाउएवर इज ए लाइबिलिटी फॉर द फर्म, ये पॉइंट तो हमेशा आपके कॉमन ही रहेगा कि उसकी लाइबिलिटी जो रहती है वो हमेशा अनलिमिटेड रहती है। तो ये आप ध्यान रखें। फिर है नेक्स्ट माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर एक बहुत ही अलग प्रकार का पार्टनर है। ये एक एज पर जो आपको बोला ना कि पार्टनरशिप जो डीड होती है लीगली, जो आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट बनता है, तो एक लिखित कार्रवाई है माइनर पार्टनर की। और माइनर और मेजर का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनर मेजर बोले तो एज फैक्टर के आधार पर, अगर कोई पार्टनर बिलो द एज ऑफ 18 है, अगर वो कोई पार्टनर एडल्ट नहीं हुआ है, जो 18 साल की उम्र है, उससे कम का है, तो ये माइनर डज नॉट एंजॉय द राइट ऑफ ए फुल फ्लेज पार्टनर। फर्म के पूरे चीज़ों का वो एंजॉय नहीं कर सकता। इन लॉ ही इज नॉट ए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब इसकी कुछ कंडीशंस है वो अपन को देखनी है। और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो बना है, अलाउ ए माइनर टू बी ए एडमिटेड एज ए पार्टनर। जो इंडियन पार्टनरशिप जो आपके डीड बनता है, एक्ट है, उसके अनुसार उसको माइनर को अलाउ किया गया है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। तो एक माइनर एज ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर वो शेयर कर सकता है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, और फर्म की प्रॉपर्टी में भी अपना क्लेम कर सकता है। इज लाइबिलिटी फॉर फर्म डेप्ट इज हाउएवर लिमिटेड। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी, अभी तक जो अपने पार्टनर पढ़े थे उन सभी की जो लाइबिलिटी होती थी बिजनेस अफेयर के प्रति, वो अनलिमिटेड होती थी। लेकिन इसकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर। और वो किसके अकॉर्डिंग टू है कि उसका शेयर कितना इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब क्या होता है कि 18 साल से कम एज का है, यहाँ तक तो ये बातें लागू होती है कि भाई उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब क्या है कि जब उसने 18 साल की एज क्रॉस कर ली, वो मेजर बन गया। मेजर पार्टनर हैज ए चॉइस टू कंटिन्यू। अब उसकी इच्छा है, वो चाहे तो अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करे, वो चाहे तो अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करे, तो उसकी चॉइस है। ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज चॉइस विद इन 6 मंथ, उसको 6 महीने के अंदर ये करना पड़ता है। और नॉट, उसकी चॉइस है इफ ही डज नॉट गिव, अगर वो नहीं देता है पब्लिक नोटिस ऑफ हिज चॉइस विद इन 6 मंथ, अगर 6 महीने तक वो कंफ्यूजन में रहता है कि मैं क्या करूं, इसको आगे कंटिन्यू करूं कि इसको लेफ्ट करूं, तो अगर वो 6 महीने तक ऐसा नहीं करता है, ही विल बी ट्रीटेड एज ए हैविंग ए डिसाइडेड टू ए कंटिन्यू एज ए पार्टनर। तो वो जो फर्म है एज पर लॉ उसको अपना पार्टनर मान लेगी, वो समझ लेगी कि अब इसकी इच्छा है कि भाई ये इसका पार्टनर रहेगा। आफ्टर बिकमिंग ए पार्टनर ऑफ द फर्म, जब वो पार्टनर फर्म का पार्टनर बन गया, इज लाइबिलिटी विल बी बिकम अनलिमिटेड। अब वापिस वही पॉइंट आ गया, पहले लाइबिलिटी इसकी क्या थी? लिमिटेड थी। लेकिन जैसे ही वो उसने 6 महीने का नोटिस नहीं दिया, अब वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? उसका मेजर पार्टनर, और वो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। और यहाँ पर एक वर्ड आता है W.E.F, ये होता है इसका मतलब विद इफेक्टिव फ्रॉम, इसका मतलब होता है विद इफेक्टिव, इफेक्टिव फ्रॉम, ये इसका मीनिंग होता है। तो ये कब से लागू होती है?
विद इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ओरिजिनल एडमिशन टू द पार्टनरशिप। और ये जो सारे इसकी जो डेट है वो तब से काउंट होगी जब से वो उसमें एंटर हुआ, यहाँ से काउंट नहीं होगी कि वो मेजर बना कि मान लो मेजर बना है वो 2000 मान लो 1 में, और उसने एंट्री ली थी मान लो 2000 या सपोज 99 में, तो 99 से उसका उसमें ये जो है ओरिजिनल एडमिशन काउंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, एक माइनर पार्टनर बड़ा स्पेशल पार्टनर है और ये दूसरों से डिफरेंट किस मायने में, लाइबिलिटी के मायने में है, उसके एज के मायने में है। और ये कई बार फार्मेसिस्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन किया है और आपको एक अलग से इसको डिस्प्ले किया ताकि आपको माइनर पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद में पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब क्या, एक तरह का जो अपन कहते हैं ना कि बीच में मजदार में लटका हुआ, हैंग हुआ। इफ एन आउटसाइडर बिहेव एज सच ए फैशन दैट इज मिस्टेकन एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म, वो गलती से पार्टनर बन गया बाय द थर्ड पार्टी, ही विल बी हेल्ड लाइबल टू ऑल दोज थर्ड पार्टी हु एक्सटेंड द क्रेडिट टू फर्म, वो उनके प्रति लाइबल है और ही कैन नॉट डिनाई द लाइबिलिटी, और वो जो भी तरह की फर्म की लाइबिलिटी है, डिनाई का मतलब मना नहीं कर सकता। अटैचिंग टू द पोजिशन ऑफ ए पार्टनर, इन एक्चुअल प्रैक्टिस पार्टनर बाय एस्टोपल इज नॉट ए पार्टनर, ये आपको ध्यान रखना है, वास्तव में ये पार्टनर नहीं है, ये एक तरह का बाहर ही है, हैंगिंग है। ही नाइदर कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, नहीं तो कोई पैसा लगाता वो, और नॉर टेकन एनी पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, तो कोई तरह से इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट इसको गलती से पार्टनर मान लिया गया है। तो बाई एस्टोपल ये अब नाम याद रखना। और फिर लास्ट में ये सारा कंप्लीट होने के बाद में एक नया ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात करेंगे जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली, शॉर्ट में अपन इसको JHF बोलेंगे। तो इसका मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दूं, JHF जो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली, इसमें भी सोल प्रॉपर्टर की तरह थोड़ा बहुत समवाट एक ऑनर होता है, लेकिन ये क्या होता है उससे अलग होता है, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे एक दादाजी है, उसका लड़का है, उसका फिर उसका लड़का, उसका पोता, तो ये दादा से बेटे में, बेटे से उसके बेटे में, ये आगे से आगे पीढ़ी दर चलता रहता है, इनहेरिटेंस है। और जॉइंट हिंदू फैमिली जो हिंदू लॉ है उसके अकॉर्डिंग टू चलता है। और जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होता है फैमिली का, उसको कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता। तो ये द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस इज जनरली हैंड ऑफ ए सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेल मेंबर यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहता है, फीमेल नहीं रहता, और उसका नाम होता है कर्ता। कर्ता, कर्ता मतलब पूरा हड़ता करता कार्य उसका। और नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड, इसमें कोई तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं रहती, जो कि अपने SP में बताया था, लेकिन वहाँ पर मेडिकल स्टोर में रहती है। फीचर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, वही इसके जो सैलिएंट फीचर, तो एक एक फीचर को डिस्कस करेंगे। पहला, ओनली कर्ता हैज राइट टू मैनेज फैमिली। अब जैसे वहाँ पर वन मैन बिजनेस था, तो यहाँ पर पूरा वन मैन बिजनेस के अंदर जो सोल प्रोप्राइटर था उसके हाथ में पूरा मैनेजमेंट था, तो यहाँ पर भी कर्ता के हाथ में पूरा मैनेजमेंट फैमिली का। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज लिमिटेड। अब सीधी सी बात है कि जब कर्ता एक ही पर्सन है, सारा उसी को देखना है, तो उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। उसके जो फैमिली मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड। एक्सेप्ट कर्ता की नहीं होती, वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये ध्यान रखना, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ओनली मेल कैन क्लेम, इसमें सिर्फ मेल ही क्लेम कर सकता है। फीमेल कैन नॉट क्लेम इन रिगार्ड्स, फीमेल को यहाँ पर कोई मौका नहीं दिया गया। हाँ, कुछ सर्टन फीमेल्स होती है उनको इसमें चांस दिया गया, उसमें जैसे विडो है, कोई बीमार है, इस तरह की कोई है उसको दिया गया है। एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो स्टेबिलिटी है वो क्यों है? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। एक कर्ता मर गया, मतलब कि दादाजी थे, उसका लड़का तैयार हो जाएगा, उसकी डेथ हो गई तो उसका लड़का तैयार हो जाएगा, तो आगे से आगे पास ऑन होता रहता है, तो स्टेबल है। शेयर ऑफ द ईच मेंबर कीप्स फ्लक्चुएटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि बिजली करंट जो होता है उसका जो वोल्टेज फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, उसी तरह यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका सेलिंग फीचर है, ये आपको समझना कैसे होगा कि मान लो क्या है कि इस फैमिली के अंदर 10 मेंबर हैं, कितने मेंबर है? 10। और पर जो भी फैमिली में जन्मता है, जन्मते इसका हिस्सेदार बन जाता है प्रॉफिट का। अब मान लो फर्म को या जॉइंट हिंदू फैमिली को, माना कि एग्जाम्पल एक मेंबर को 1 लाख का प्रॉफिट होता है, माना कि अगर वो जन्मता है तो भी उसको 1 लाख मिलेंगे, और अगर उससे जो सीनियर कर्ता से नीचे उसको भी 1 लाख मिलेंगे। लेकिन जैसे ही नया जन्मा, 10 की जगह कितना हो गए? 11। तो अब जो टोटल प्रॉफिट में जो अपन 10 से डिवाइड करे थे, वो अपन को अब 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसमें से एक की डेथ हो गई, तो पहले 10 लोग थे, अब कितने हो गए? 9, तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के जैसे वेव्स के अंदर ऐसे
फ्लक्चुएशन आते हैं, ऐसे ऊपर नीचे, वैसे इनके अंदर ऐसे प्रॉफिट कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ऐसे फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। तो इसका शेयर है वो फ्लक्चुएशन होता है। इंक्रीज ऑन डेथ, डेथ से क्या होगा, इंक्रीज, नेचुरल है कि पहले 10 लोग थे वो प्रॉफिट को अर्न कर रहे थे, अब एक कम हो गया तो 9 लोग करेंगे, तो नेचुरली उनका इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीज ऑन बर्थ, और जैसे पहले मान लो मैंने आपको बोला सपोज छोटा सा फिगर ले लेता हूँ, 100 लोग थे, 100 का फायदा हो रहा था, 10 लोग थे तो एक को 10 का फायदा हुआ। अब मान लो एक बढ़ गया तो 10 + 1 11, 11 का फायदा, मतलब 100 में 11 का भाग दो तो नेचुरली कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मितकासरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, इसके अकॉर्डिंग टू ये लॉ चलता है। ये भी कई बार पूछता है किसके अकॉर्डिंग टू चलता है, प्रॉपर्टी विच इज इनहेरिटेड बाय हिंदू फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, कोई भी हिंदू अपने पिताजी से, अपने दादाजी से या उससे ग्रेट ग्रैंडफादर से वो अगर अपना हिस्सा या कुछ प्रॉपर्टी लेता है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो उसको विरासत में मिली है, जो उसको पूर्वजों से मिली है। लाइकवाइज ए सन, एक पुत्र, फिर उसका पुत्र, एंड सन्स सन, सन का पुत्र, बिकम द मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, वो उसका मेंबर बन सकता है और उसको बोलते हैं को पार्सिनर, को पार्सिनरी इंटरेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन द फैमिली, उस फैमिली में जन्म लेते ही वो उसके लाभ का वो भागीदार बन जाता है। द बिजनेस इज कंसिडरेबल एज ए पार्ट ऑफ द हेरिटेबल प्रॉपर्टी, को पार्सिनरी इंटरेस्ट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैमिली बिजनेस, तो इसको को पार्सिनर भी बोलते हैं, हेरिटेबल प्रॉपर्टी है, तो ये एक अलग तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके सैलेंट फीचर बात करते हैं। अब सैलेंट फीचर क्या होते हैं, इसके विशिष्ट बिंदु, क्या इसके विशिष्ट बिंदु है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कर्ता हैज द राइट टू मैनेज द फैमिली बिजनेस, जो कर्ता होता है उसी को इस फैमिली को चलाने का राइट होता है। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली लिमिटेड, क्योंकि इनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ये आपको अच्छी तरह से पता है कि लाइबिलिटी लिमिटेड क्यों होती है इनकी, ये आपको जानना है कि लाइबिलिटी लिमिटेड क्यों होती है इनकी, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं, करना तो करता कोई है, एक्सेप्ट करता हुज हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये बात आप पढ़ चुके हो। ओनली द मेल मेंबर, ये भी आप जानते हो, मेल मेंबर को इसमें राइट है, फीमेल को नहीं है। द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन नॉट मेक एनी क्लेम इन दिस रिगार्ड, वो कोई तरह का क्लेम नहीं कर सकती। द एग्जिस्टेंस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली डज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी, जो भी इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी है वो समवाट एसपी से ज़्यादा है, क्योंकि कर्ता खत्म हो गया तो अगला कर्ता तैयार हो जाएगा, चलता रहेगा। फिर द शेयर ऑफ द बिजनेस फैमिली कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, ये आपको पहले ही बता दिया गया है, इसके शेयर क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है। इट इंक्रीजेज ऑन द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ द एग्जिस्टिंग, ये इंक्रीज जाते हैं, और को पार्सिनर डिक्रीजेज बाय द बर्थ ऑफ न्यू को पार्सिनर। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिजनेस रिजल्ट ऑफ स्टेटस रहता है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें आपको बताई हुई है, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, वो पहले शॉर्ट में डिस्कस किया, इसको हमें डिटेल में कर रहे हैं। नेक्स्ट में है जॉइंट हिंदू फैमिली के एडवांटेज, एडवांटेज भी वही अपना वहाँ से आएंगे। करता है फ्रीडम टू रन द बिजनेस विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बिजनेस इज लाइक ए इंश्योरेंस का, और अब जैसे फीमेल का कोई रोल नहीं है, लेकिन ऐसी फीमेल या जो बच्चे हैं या डिसेबल्ड मेंबर है उनका इंश्योरेंस कवर अप करता है, ये बैठे बैठे उनको प्रॉफिट मिल रहा है। एवरी को पार्टनर हैज ए लिमिटेड लाइबिलिटी, जबकि लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, कर्ता को छोड़ते हुए। बिजनेस डू नॉट हैव एनी डिफेक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी, कोई तरह का बिजनेस में ऐसा पागलपन का ऐसा कोई चीज़ नहीं यहाँ पर एक्जर होता है। डिसएडवांटेज जो होता है एज कम्पेयर टू अदर इनेटिव एंड सिंसियरिटी ऑफ द यंग मेंबर्स हैज़ नो प्लेस, क्योंकि जैसे करता ही सब कुछ करता है तो कोई नया उसके अंदर मेंबर है, उसके अंदर कोई एंथुजियाज्म है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कंटिन्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज डिपेंड अपॉन कंटिन्यूटी ऑफ इटसेल्फ, मतलब अगर जब तक ये फैमिली चलती रहेगी तो बिजनेस चलता रहेगा। फैमिली का भी एंड हो गया, करता चला गया कहीं और उसका अगला करता जो बनने जा रहा है वो माल पागल हो गया या कुछ चीज़ हो गई, वो बीमार हो गया, तो मतलब फैमिली नहीं रही तो बिजनेस ही नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। फिर है इनके बाद में नेक्स्ट में आपने पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन अपने डिस्कस की, पार्टनरशिप जो आपके पढ़ा आपने, जॉइंट हिंदू फैमिली, वन मैन बिजनेस, ये जितने भी तरह के बिजनेस थे इनके अंदर कुछ जगह कुछ फॉर्मेलिटीज आ रही थी, कुछ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब जो अपन पढ़ रहे हैं जेएससी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये पूरा का पूरा आपके बेस रहेगा लॉ के ऊपर। और एक कंपनी कोई पर्सन नहीं होता कि कोई पर्सन इसको चला रहा है, एक कंपनी का सील होता है जो ऑथेंटिक होता है। तो ये वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक इच्छा से लोग ये बिजनेस करते हैं। मेंबर ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी नोन एज ए शेयर होल्डर, उनको शेयर होल्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेयर
होल्डर, शेयर होल्डर बोलते हैं, शेयर्स होल्डर होते हैं शेयर को थामने वाले। द कंपनी आर गवर्न बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी एक्ट से चलती है। एग्जाम्पल बहुत सारी कंपनी के नाम आपने सुन रखे हैं, हिंदुस्तान लीवर है, टाटा आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज, फार्मा की बहुत सारी कंपनीज है, आप जानते हो। फिर है फीचर्स ऑफ जेएससी। एक जेएससी के क्या बेसिक सैलेंट फीचर्स होंगे, तो आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कोई पर्सन नहीं है, कंपनी का एक सील होता है, उस पर उसका नाम एनग्रेव होता है, उसका नेम उस पर क्या रहता है, सील पे एनग्रेव होता है, छपा हुआ रहता है, बस वो सील आपको लगानी। जैसे एबीसी कंपनी है तो एबीसी कंपनी की सील होगी, और उस सील को आप कहीं पर पेस्ट करोगे तो वहाँ पर भी वापस एबीसी प्रिंट हो जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी है, लीगल कानून से चलती है। कॉमन सील होती है, अभी पहले ही बता चुका, इनका एक सील होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे लॉन्ग लास्टिंग आपका इनका स्टेबिलिटी होता है। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली कंपनी। अगर स्टेब्लिश हो गई कंपनी एक्ट से तो लंबे समय तक चलेगी। आज मैं बचपन से जिन कंपनीज के नाम सुनते आ रहा हूँ, तो आज वो सारी कंपनीज आराम से चल रही है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो लॉन्ग लास्टिंग है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि पार्टनरशिप के अंदर अपन पार्टनर जो होता है वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट दी परमिशन या विदाउट दी कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। लेकिन कंपनी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने शेयर कहीं भी ट्रांसफर करो, आप अपना इन्वेस्टमेंट कहीं भी ट्रांसफर करो, इसलिए इसका नाम होता है जेएससी। जेएससी का मतलब क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। आपका जो स्टॉक है उस जॉइंटली हेल्ड रहता है, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, शेयर होल्डर होंगे, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हेल्ड उसका रहेगा। फिर उसके बाद में आएगा मेंबरशिप। मिनिमम मेंबर ऑफ द 2% एंड मैक्सिमम इज कॉल्ड एज ए, अलग अलग नाम है उसके, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट कंपनी, किसी में 7 मेंबर है तो किसी की अलग अलग लिमिटेड, कंपनी की मेंबर की लिमिटेड होती। फिर है इसके बाद नेक्स्ट में एडवांटेज, तो लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस होगा, लंबे समय तक चलेगी। बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, बिजनेस 2 प्रकार का होता है, तो लार्ज स्केल पे ये चलेगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है, यहाँ पर बहुत ही टॉप लेवल के, आपको मैनेजमेंट ने बताया था हायरार्की में कि जो हायरार्की डायग्राम मैनेजमेंट के अपने लेवल पड़े थे, जो टॉप के लोग आते हैं यहाँ पर, टॉप मैनेजमेंट के पर्सन, वो सारा कंपनीज को हैंडल करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव होते हैं, स्किल्ड पर्सन होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, सोशल बेनिफिट्स हैं। आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कोई तरह का रिस्क नहीं रहता। रिसर्च एंड R&D जो सेक्शन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी के अंदर, तो ये भी आपको ये कंपनी में ही मिलेगा, और जगह लोकल कोई पार्टनरशिप में इनमें नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक आपके सामने प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पर आप अपना रिसर्च वर्क कर सकते हो। तो इसके पास एक इसका और एडवांटेज आप कह सकते हो, वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक कंपनी होती है, उसका वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जो किसी में नहीं है, सिर्फ कंपनी, और कंपनी में पैसा बहुत है और कहीं पर इतना पैसा नहीं है। तो वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा रहता है कंपनी के अंदर, तो कंपनी का डूबने का तो कोई सवाल, बहुत ही रेयर चांस में डूबती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में आ जाता है डिसएडवांटेज। तो फॉर्मेशन इज नॉट इजी, ये एक अच्छा पॉइंट है। तो मैंने आपको बोला था कि फॉर्मेशन और वाइंड अप भी कर सकते हैं अपन। कंपनी जब फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, तो पहले जब उसको बनाना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको बंद करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो फॉर्मेशन इज नॉट इजी एंड वाइंड अप इज डिफिकल्ट। जो इसका वाइंड अप है, जो इसको बंद करना है, वो भी क्या है, डिफिकल्ट है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, डिफिकल्ट है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट इसको बड़ी तिरछी नज़र से इस पर कंट्रोल करती रहती है, देखती रहती है कंपनी कोई मौका दे गलती करने का। डिले इन पॉलिसी डिसीजन का मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबकी अलग अलग ओपिनियन आती है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो कोई डिसीजन लेने में डिले जरूर हो जाता है, ये माइनस पॉइंट है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है जीएसटी के, तो इसमें आप ये सारी चीज़ें बताओगे। तो ये कंपनीज के बारे में था। नेक्स्ट अब आ जाएगा नेक्स्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बहुत अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोसाइटी लेवल पे बनता है, जहाँ अलग अलग तरह के लोग मिलके अपना एक सोसाइटी बनाते हैं। उसमें अलग अलग कास्ट के लोग हो सकते हैं, अलग अलग जाति के लोग, मतलब कास्ट के अलग अलग तरह के पद के लोग हो सकते हैं, वो मिलके अपना एक सोसाइटी बनाते हैं, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। एनी 10%, इसमें आपको ध्यान रखना, एक नंबर पूछा जाता है कितने लोग मिलकर करते हैं, 10% कैन अपना परफॉर्म करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट फंक्शन अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, 1912 के अंदर जो ये एक्ट बना था,
उसके तहत ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी आर रेंडरिंग सर्विस रेदर देन अर्निंग प्रॉफिट। सबसे बड़ा इनका फायदा क्या है कि सर्विस देना चाहते हैं, प्रॉफिट तो बात की बात है। म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सेल्फ हेल्प इन प्लेस ऑफ डिपेंडेंस, जहाँ पर कोई जरूरत पड़ी निर्भरता की तो खुद की तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन इनको सोसाइटी को अपन डिवाइड कर सकते हैं कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव होती है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव होती है, मार्केटिंग, हाउसिंग, ये अलग अलग टाइप हैं। अब ये वॉलेंट्री पर्सनस है, तो इसका जो आपके वॉलेंट्री एसोसिएशंस है, इनवॉलेंट्री नहीं है। मेंबरशिप मेंटेन एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड है। सर्विस मोटिव है। डेमोक्रेटिक सेटअप है। सोर्स ऑफ फाइनेंस, रिटर्न ऑन कैपिटल, दीज आर द बेसिक पॉइंट्स है जो अपन को यहाँ पर डिस्कस करना है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बार से वापस से अपन थोड़ा इसको स्टडी करते हैं। तो ये क्या, इट इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये ध्यान रखना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है इसके अंदर लोगों का जो एसोसिएशन होता है वो फाइनेंस में जो कमी आ रही है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनता है। तो खुद क्या होना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। ये ध्यान रखना। डोंट एक्सेप्ट प्रॉफिट बट वांट स्टेबल फाइनेंशियल रिसोर्स। वो प्रॉफिट नहीं चाहते, डोंट एक्सपेक्ट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट की लाश नहीं, उनके पास पैसा है। वांट स्टेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और ये चाहते हैं कि जो ये सोसाइटी बने वो लॉन्ग लास्टिंग बने। अब इसके सैलिएंट फीचर्स है, जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के किए तो इसमें भी सैलिएंट फीचर्स है। तो इट इज एन ए वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात ध्यान रखना, एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ईच मेंबर हैव ए वन वोट, ये एक वन मैन वन वोट पॉलिसी याद रखना। वन मैन वन वोट, ये इनका मैनेजमेंट बनता है ना जब अलग अलग, तो एक मैन को एक तरह का एक ही वोट देने का पावर है। तो इसके अंदर क्या पूरा इनका एक मैनेजमेंट चलता है जिसमें खजांची होता है, कैशियर वगैरह सब होता है। फिर लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय मेंबर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होता है। मे टेक लोन फ्रॉम सेंट्रल, अच्छा इनको पैसा और चाहिए तो फिर जो सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव होती है वहाँ से ये लोन ले सकती है, अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। मेंबर कैन नॉट ट्रांसफर शेयर, सेम वही बात आ गई पार्टनरशिप वाली कि ये पार्टनरशिप में जब एक मेंबर दूसरे मेंबर की कंसेंट के बजाय शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये भी शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रॉफिट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ मेंबर इन्वेस्ट, जो प्रॉफिट है जो लास्ट में जो फंड होता है प्रॉफिट का वो बांट के नहीं करके और सोसाइटी के डेवलपमेंट में लगा देते हैं। फिर दिस वर्क्स ऑन केस, क्रेडिट फैसिलिटी नॉट अलाउड, ये सिर्फ हमेशा केस पे ही चलती है, क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे अलाउ नहीं होती। कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी उधार पे काम नहीं करती, हमेशा रोकड़ केस पे काम करती है। नीड्स टू रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, और इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज ऑलवेज ए शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। भाई कितना भी ये पैसा अरेंज कर रहे हैं लोग, पैसा वाले लग रहे हैं, लेकिन बिजनेस के लिए पैसा तो चाहिए, तो शॉर्टेज रहता है। इनएक्सपीरियंस और लेस टेक्निकल मैनेजिंग कमेटी, इसकी जो कमेटी होती है वो कंपनी की तुलना में एक्सपीरियंस लोग नहीं होते, स्किल्ड लोग नहीं होते। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन ऑफ मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलग अलग जाति के लोग, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग लोग आ जाते हैं तो एक दूसरे में क्लैश हो जाता है। मे कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन, इसका इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। लैक ऑफ मोटिवेशन, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है, ये मोटिवेट नहीं होते, मोटिवेशन की कमी रहती है। ड्यू टू लिमिटेड रिटर्न बाई लॉ। लैक ऑफ सिक्रेसी, इसमें सिक्रेसी रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सिक्रेसी किस में रहती थी, आपको पहले ही बताया, सिक्रेसी रहती थी वन मैन भी, यहाँ अलग अलग जांच के पास के लोग हैं तो सिक्रेसी रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन, और गवर्नमेंट का इस पर ज़्यादा ही कुछ कंट्रोलिंग होता है जो अफेक्ट द वर्किंग, जो इसकी वर्किंग को अफेक्ट करता है, ये ध्यान रखना। फिर इसके एडवांटेज, इट इज ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर मेंबर्स, ईच मेंबर हैव ए वन मैन वोट, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। लिमिटेड लायबिलिटी है, डज नॉट डिपेंड अपॉन डेथ, डेथ पे नहीं करता, इंसॉल्वेंसी पे नहीं करता। कन्विक्शन ऑफ मेंबर, मान लो कोई मेंबर है उसने कोई अपराध कर दिया, वो पागल हो गया, तो उससे इसकी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद गुड कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर्स ड्यू टू सम आइडिया ऑफ इंस्पायरेशन, कई बार क्या होता है मोटिवेशन की कमी होती है तो इनमें आपस में थोड़ा वो कोऑपरेशन नहीं रहता, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। मेंबरशिप ओपन टू एवरीवन, प्रत्येक के लिए कोई जगह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफर लोन एट लो इंटरेस्ट, गवर्नमेंट इनको लोन देती है कम ब्याज पे, और एग्जाम्पशन ऑफ लो टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट अर्न बाई मे बी यूज फॉर ग्रोथ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी इसके अंदर जो प्रॉफिट आता है वो पार्टनरशिप की तरह नहीं है कि भाई प्रॉफिट को हिस्से कर दिया जाए, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है उसका मेजॉरिटी पोर्शन तो लगा जाता है सोसाइटी के एक्सपांशन में,
और उसके बाद अगर कोई थोड़ा फंड रहता है तो ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसका मेन रहता है कि ये एक्सपांशन में काम आ जाता है हमेशा। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रॉफिट का क्या किया जाता है, ये ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं इनकी डिसएडवांटेज, तो वही ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये अलग अलग तरह के आपके एडवांटेज को मैंने कुछ रिपीट भी किया, समझाया आपको। तो ये अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिसएडवांटेज आपके वॉलंटरी एसोसिएशन, फीचर्स, डिसएडवांटेज पहले आगे, इसके बाद एडवांटेज आगे। ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में था। तो ये जितना भी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको अपने डिस्कस किया। फाइनली मैं इसको एक बार आपको और रिपीट कर देता हूँ कि आज आपने जो पढ़ा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप, इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इस तरह के सबका अपना अलग अलग सैलेंट फीचर, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज सबको डिस्कस किया। वन मैन बिजनेस को डिस्कस किया, पार्टनरशिप को डिस्कस किया, जॉइंट हिंदू फैमिली को डिस्कस किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिस्कस किया, और लास्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिस्कस किया। थैंक यू बेटा, ओके।